नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप और आपके परिवारजन सबको स्वस्थ और कुशल मंगल होगा। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी के इकोनॉमिक्स के चैप्टर में के बारे में, जिसका नाम है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। कहानी एक गांव की जिसका नाम है पालमपुर। चलिए जानते हैं पालमपुर गांव कैसा है। पालमपुर गांव को हम एक इमेजिनरी गांव, एक हाइपोथेटिकल गांव मान रहे हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दिस इज एन स्टोरी ऑफ एन हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड एज पालमपुर। क्या क्या हम पालमपुर गांव के बारे में देखते हैं। यहाँ पे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है, छोटे मोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग इनको कहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, डेयरी हैं और ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ के लोग अलग अलग प्रकार के संसाधनों को इस्तेमाल करके अपने लिए अलग अलग प्रकार की चीज़ें और तथा सेवाएं प्रदान करते हैं। That means there are various kind of the resources that are combined to produce the desired goods and services in this village. पालमपुर गांव के बगल वाले गांव का नाम है रायगंज, जो पालमपुर गांव से संपर्क में रहता है रोड के माध्यम से। There is a small village known as Raiganj that is well connected with Palampur with the help of road. हम पालमपुर गांव की सड़कों पे क्या क्या पाते हैं। देयर आर बुलक कार्ट्स, टोंगास, मोटरसाइकिल्स एंड जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। ये सारी चीज़ें हम पालमपुर गांव की सड़कों पे देखते हैं। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, पालमपुर गांव में शिक्षा के दो प्रमुख संस्थान हैं, एक प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल। देयर आर 2 schools in पालमपुर, 1 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। स्वास्थ्य संबंध के बारे में बात करते हैं तो सरकार द्वारा एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी पालमपुर के अंदर पाई जाती है। देयर इज़ 1 प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी दैट इज़ अवेलेबल एट पालमपुर। नाउ पालमपुर गांव में लगभग 450 परिवार रहते हैं। देयर आर 450 फैमिलीज ऑफ डिफरेंट कास्ट लिविंग इन विलेज ऑफ पालमपुर। 450 परिवार रहते हैं अलग अलग जातियों के। आउट ऑफ दीज 450 families, 80 family belong to the upper caste and they have the land majority in this village. 450 परिवारों में से 80 परिवार ऊंची जातियों के हैं और उनके पास जमीन बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है। 1/3 of the population is covered by the scheduled caste families और 1/3 परिवार यहाँ पे scheduled caste families के हैं, मतलब अनुसूचित जातियों के हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। ज़्यादातर घरों में बिजली उपलब्ध है। मेन एक्टिविटीज़ डन बाय द रेसिडेंट्स ऑफ पालमपुर इंक्लूड। पालमपुर के लोग प्रमुख काम क्या क्या करते हैं। 1 फार्मिंग, किसानी, ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी का बिजनेस करते हैं, शॉपकीपिंग, छोटी मोटी दुकानें एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योग। अब सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। जब हम कोई भी संस्था बनाते हैं जिसके द्वारा हम कुछ उत्पादन करना चाहते हैं, उसे ऑर्गेनाइजेशन मेंट फॉर प्रोडक्शन बोलते हैं। उस संस्था के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं। द मेन गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी संस्था जो कुछ बनाना चाहती है, व्यवसाय करना चाहती है, उसका प्रमुख काम होता है कि वो गुड्स मतलब चीज़ें बनाए एंड सर्विसेज अपनी सेवाएँ प्रदान करें। क्या क्या ज़रूरत होती है एक संस्था जो कुछ बनाना चाहती है उसको शुरुआत करने के लिए। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ज़मीन चाहिए जहाँ पे वो संस्था अपनी बिल्डिंग को स्थापित कर सके, अपना काम शुरू कर सके। लेबर, श्रमिक चाहिए जो लोग उस काम को कर सकें जो संस्था करवाना चाहती है। कैपिटल, पैसा होना चाहिए जिसके द्वारा रॉ मटेरियल, कच्चा माल लाया जाए और बाकी सारी काम किए जाएँ जिसके कारण माल बन सके। एंड नेचुरल रिसोर्सेज जैसे प्राकृतिक संसाधन, जैसे पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, वातावरण अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। फॉर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री का मतलब होता है जहाँ पे श्रमिक बहुतायत उद्योग, जहाँ पे आपको श्रमिकों की बहुत ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल ब्रिक क्लिन को हम कहते हैं ईंटों का भट्टा। अब आप ईंटों के भट्टे में देखते हैं कि वहाँ पे हमको लेबर्स बहुत मात्रा में चाहिए होते हैं। कुछ लोग मिट्टी को गूंद रहे होते हैं, कुछ लोग गीली मिट्टी से ईंटों को साँचों में ढाल रहे होते हैं, कुछ लोग उसको ले आकर पका रहे होते हैं, कुछ लोग पकी ईंटों को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में हद से ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत होती है।
सो दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री मतलब श्रमिक वाले उद्योग में वो हो गई लेबर यानी श्रमिक, और कैपिटल यानी धन। अब जब बात करते हैं कैपिटल को हम तीन पार्ट्स में, धन को हम अपने तीन पार्ट्स में बांटते हैं, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वो पैसा जो हमको काम को शुरुआत करने के लिए और काम को लगातार चलने के लिए चाहिए, उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे आप एक उद्योग डालते हैं कपड़े टी शर्ट बनाने का, तो आपको रॉ मटेरियल, आपको कपड़ा चाहिए, आपको जिससे आप टी शर्ट बनाओगे, आपको बटन्स चाहिए, आपको धागे चाहिए जिससे आप सिलाई करोगे, ठीक है। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। एंड कैश इन हैंड, आपको सारी चीज़ों को चलाने के लिए श्रमिकों को वेतन देना है, कपड़ा खरीदना है, धागे खरीदने हैं, और जो भी काम उस उद्योग से जुड़े हैं उसको चलाने के लिए आपके पास हर समय हाथ में धन होने की ज़रूरत होती है। फिक्स कैपिटल ऐसा पूंजी जो आप उन चीज़ों पे लगाते हैं जो आपके लिए हर समय रहती हैं और उनका उपयोग आप बार बार करते रहते हैं, उनको हम फिक्स कैपिटल कहते हैं। फिक्स कैपिटल्स में आते हैं, जैसे आपने कपड़ा वाला उद्योग लगाया तो टूल्स, आपने अलग अलग प्रकार के औजार खरीदे, मशीन्स खरीदी, कपड़े बिनने वाली मशीन, कपड़े सिलने वाली मशीन, बिल्डिंग, आपने एक बिल्डिंग बनाई जिसके अंदर ये उद्योग चल रहा है, तो ये फिक्स कैपिटल हो गया। इसका इन चीज़ों का उपयोग आप साल दर साल करते चले जाते हैं। ह्यूमन कैपिटल के अंदर वो पैसा जो श्रमिकों के ऊपर खर्च किया जाता है जिसके कारण वो माल को बना सके तथा उसको मार्केट में बिकवा सके, तो उसको हम श्रमिक कैपिटल कहते हैं। नाउ फार्मिंग इन पालमपुर, कृषि उद्योग पालमपुर में, फार्मिंग इन पालमपुर इज़ बेस्ड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। क्या कौन कौन से प्रमुख चीज़ें हैं जिसके ऊपर फार्मिंग पालमपुर की डिपेंड है? लैंड इज़ फिक्स्ड, ज़मीन की मात्रा बिल्कुल फिक्स्ड है, मतलब बिल्कुल स्थापित है, इतनी ही ज़मीन है। चेंजेस इन मेथड ऑफ कल्टीवेशन, ज़मीन के अंदर खाद्यान्नों को उगाने की चीज़ों को अब अलग अलग प्रकार से किया जा रहा है। मल्टीपल क्रॉपिंग, एक से ज़्यादा फसलों का लेना। मॉडर्न फार्मिंग, कृषि की नई तकनीकी उद्योग। सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड, ज़मीन की गुणवत्ता को बना करके रखना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ज़मीन किस प्रकार से लोगों के 450 फैमिलीज़ के बीच में किस परिवार के पास कितनी ज़मीन है उसके बारे में जानना। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, श्रमिकों की उपलब्धता, ज़मीन पर काम करने के लिए श्रमिक हमारे पास उपलब्ध हैं कि नहीं। कैपिटल, पूंजी। एंड सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स, जो हम खेती से उत्पादन करते हैं उनको मार्केट में बेचते हैं जब, तो हम उसे सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स बोलते हैं। अब बात करते हैं लैंड इज फिक्स्ड। 75% पॉपुलेशन इन पालमपुर डिपेंड्स ऑन फार्मिंग। 75% जनसंख्या जो पालमपुर की है उसका प्रमुख व्यवसाय फार्मिंग है, मतलब खेती करना। लैंड कल्टीवेशन इज फिक्स्ड एज देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इन 1960। जो ज़मीन पालमपुर गांव के अंदर है उसका मापदंड, उसका क्षेत्रफल बिल्कुल फिक्स्ड है। क्योंकि 1960 के बाद कोई भी नई ज़मीन इसके पालमपुर गांव के अंदर नहीं जोड़ी गई जिसमें खेती का काम किया जा सके। चेंजेस इन मेथड ऑफ कल्टीवेशन, for increasing the production of the lands available, the people of Palampur use the technique of multiple cropping and modern farming technologies. ज़मीन से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए पालमपुर के निवासी जो खेती करते हैं वो क्या क्या करते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग, एक साथ बहुत सारी फसलें उगाते हैं, बेशक एक सीज़न में एक से ज़्यादा फसल उगाएं या अलग अलग सीजन्स में अलग अलग मौसमों में अलग अलग फसल उगाएं। मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजीज़, उन्नत कृषि तरीके जिसके कारण वो अच्छी तरीके से प्रोडक्शन ले सकें। मल्टीपल क्रॉपिंग, अब मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में समझते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग, जब हम एक से ज़्यादा फसल एक ही समय में या अलग अलग समय में उगाते हैं उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड एट अ सेम और डिफरेंट टाइप्स इज कॉल्ड एज मल्टीपल क्रॉपिंग। एक या एक से ज़्यादा प्रकार की फसल उसी ज़मीन में हम उगाते हैं, बेशक एक ही समय पे उगाएं या अलग अलग समय पे उगाएं, वो मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाती है। फॉर एग्जांपल ज्वार एंड बाजरा पालमपुर के गाँव के लोग
रेनी सीजन यानी बारिश के मौसम में उगाते हैं। पोटैटो प्रोडक्शन बिटवीन मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर, आलू का उत्पादन वो करते हैं अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। एंड वीट प्रोडक्शन ड्यूरिंग विंटर सीजन, और सर्दियों के मौसम में वो गेहूं का उत्पादन करते हैं। नाउ दिस फिनिशेज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑफ द विलेज पालमपुर। I hope you have understood the chapter. Kindly go through the notes and get back to me if you have any doubts. Thank you so much.